वेलकम बैक फ्रेंड, आपका स्वागत है सिविक सेंस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। बिल्कुल जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक की यहाँ पर पढ़ाई होगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आप जब एग्जाम्स हॉल में हो तो आपका माइंड लैग नहीं करे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चीज़ों को लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है? इससे आपका बेस मजबूत बना रहता है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपका माइंड लैग नहीं करता है, वो चीज़ों को तुरंत पकड़ लेता है कि करना क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड क्या रहा था, इसके प्रोविजंस क्या थे, इसके सिग्निफिकेंस क्या निकले और इसके ड्रॉबैक क्या हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड की। ठीक है, बैकग्राउंड में देखिए क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, साथ के साथ वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसको टैकल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया था। ठीक है, लेकिन ये एक्ट भी इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, ये भी एक्ट फेल होता नजर आ रहा था। साथ के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो भारत में भारत की शक्तियों के साथ वॉर में भी उलझ गई थी। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है 1775 से 1782 तक। यहाँ पर मराठा एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। हालांकि हमारे हिसाब से वो चीज अच्छी थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो उनको लग रहा था कि नहीं यार, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो कंपनी थी वो धीरे धीरे एक ट्रेडिंग एंटिटी की जगह क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होती जा रही थी, रूलिंग पावर में कन्वर्ट होती जा रही थी। साथ के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये भी डाउट होने लगा था कि कंपनी क्या गवर्न करने के लायक है या फिर नहीं है। देखिए, कोई भी नई चीज क्यों लाई जाती है, इसके दो ही मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकती हैं। पहला रीजन तो होता है कि या तो उस चीज में कोई कमी हो, तभी हम दूसरी ले रहे हैं, या फिर हमें उस चीज में सुधार की जरूरत हो, इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, अपग्रेडेशन की जरूरत हो। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो बिल्कुल एकदम फेल होता नजर आ रहा था। उसको उसकी जो कमियां थी उसको हटाने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट ही क्यों रखा गया है? देखिए, 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एंट्री होती है विलियम पिट्स यंगर की। कौन थे ये उस टाइम के ब्रिटिश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो जब इन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया तो इन्होंने देखा कि कंपनी ना तो बहुत अच्छा काम कर रही है, साथ ही साथ कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, करप्शन फैला हुआ है। आज भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो ब्राइब कर रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं। वो कंपनी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। साथ के साथ जो कंपनी है वो भारत के साथ, भारत में जो पॉवर्स हैं उनके साथ युद्ध में उलझ गई है, वहां पर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। तो चलिए इसको फिर सुधारते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये सोचा, तो ये इसका बैकग्राउंड रहा था जिस कारण 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था? देखिए, इस एक्ट के थ्रू डुअल कंट्रोल सिस्टम लाने की कोशिश की गई थी। डुअल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये अपन आगे देखने वाले हैं। साथ के साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे अब कंपनी को अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रही है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे ताकि कंपनी को अपने अंडर लाया जा सके। देखिए, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या काम कर रही है? कमर्शियल काम भी कर रही है, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल काम भी कर रही है। यानी कि एक ही कंपनी दो काम कर रही है, और दोनों ही काम कोई छोटे मोटे काम नहीं है। दोनों ही काम देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े काम है कि कमर्शियल ट्रेड भी करना, कमर्शियल अफेयर्स को भी देखना और साथ के साथ पॉलिटिकल अफेयर्स को भी देखना। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? इस एक्ट के थ्रू ये जो कमर्शियल अफेयर्स थे और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, इन दोनों को सेपरेट किया गया। ठीक है, सेपरेशन के बाद क्या किया गया? जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, जो कि पहले से चला रहा था, यानी कि निदेशक मंडल। और एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पॉलिटिकल अफेयर्स देखने की, कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो देखेगा सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स, और जो कमर्शियल अफेयर्स होंगे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देखा जाएगा। साथ ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उन
नंबर्स को घटाया गया। अब कितने मेंबर्स यहाँ पर रखे गए? ओनली 3 मेंबर, यानी 1 मेंबर कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रोविजंस रहे हैं। साथ के साथ क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको ये पावर दी गई कि आप जितने भी सिविल वर्क होते हैं, मिलिट्री वर्क होते हैं और रेवेन्यू वर्क होते हैं, इनका आप सुपरविजन करेंगे, इनको डायरेक्शन देंगे और सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्ट के सिग्निफिकेंस क्या क्या निकलते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंस इस एक्ट के निकले कि जो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया का जो क्षेत्र था उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया, यानी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज कर रखा था, अब तक वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र नहीं कहलाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र, जहां पर भी ब्रिटिश राज कर रहे थे, उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री थी उसका कंट्रोल बढ़ा कंपनीज के ऊपर, इसके ऑपरेशंस के ऊपर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। साथ के साथ जो अपने डुअल सिस्टम की बात की थी, वो डुअल सिस्टम यही था कि एक तरफ तो कंपनी कमर्शियल काम भी करेगी और साथ के साथ कंपनी पॉलिटिकल इश्यूज भी देखेगी और पॉलिटिकल अफेयर्स भी करेगी। ठीक है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट हुई और डुअल गवर्नेंस लाया गया। ठीक है, और डायरेक्ट कंट्रोल लेने की कोशिश की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कंपनी के ऊपर। ये सब इसके सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, अब इसकी ड्रॉबैक देखते हैं कि भाई ये एक्ट लागू हुआ, अप्लाई किया गया, एग्जीक्यूटिव किया गया, तो क्या क्या इसके ड्रॉबैक निकले। देखिए, इसके ड्रॉबैक सबसे पहले ये थे कि जो गवर्नर जनरल था, यानी कि जो कमर्शियल अफेयर्स थे और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि कौन किस हद तक किस काम को कर सकता है। तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी यहाँ पर बनी, कॉन्ट्राडिक्शन होने लग गए गवर्नर्स के बीच में और जो पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उन दोनों के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ इस एक्ट को लाया गया था ताकि कंपनी से जो माल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, उनको हटाया जाए। लेकिन ये एक्ट भी फेल होता नजर आया कि भाई इस एक्ट के द्वारा भी जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो अभी भी जारी हैं, इससे कोई हमें ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा। साथ के साथ जो इंडियन इंटरेस्ट था उसको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकदम नेग्लेक्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेनली फोकस सिर्फ ब्रिटिशर्स की साइड ही था कि तुमको कैसे काम करना है, तुमको हमें कैसे मुनाफा देना है, या फिर हमारे अंडर तुम्हें कैसे हमारे ऑर्डर्स को मानना है। ठीक है, तो इसमें इंडियंस लोगों की कोई भी बात नहीं की गई कि उनको कैसे रिलीव करना है, उनको कैसे रिलीफ देना है, उनके बारे में कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं थी। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को पढ़ के इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन करेंगे, तो जब अपन स्टडी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद हमारा माइंड बिल्कुल लैक नहीं होता है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर। सिविक साइंस नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे 8033 के चार्टर एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और इस सीरीज को हम पूरी तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।